जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्ण वंशी। स्वागत करता हूँ आप सभी का इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हुए संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पिछले 2 लेक्चर से चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने ये जाना है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कैसे होता है। उसके बाद में हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा है। उसके बाद में हमने 1781 का अमेंडिंग एक्ट यानी कि संशोधन अधिनियम भी उसी चर्चा के दौरान अपने चर्चा का विषय बनाया था। आज हम चर्चा करना चाह रहे हैं दोस्तों 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। दोस्तों, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था पिट्स, तो उसके नाम पर उसी के नाम पर दोस्तों इसका जो नाम है, इस एक्ट का जो नाम है वो पिट्स इंडिया एक्ट पड़ चुका है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट का अपने आप में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक महत्व है। हमारी चर्चा के दौरान हम इस चीज को जानेंगे कि इस एक्ट का हमारे संविधान और संवैधानिक इतिहास में क्या महत्व है। पहले हम चर्चा करते हैं इस एक्ट में हुआ क्या था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के 2 भाग कर दिए गए थे। पहले भाग में कंपनी के व्यापारिक कार्यों को रखा गया था तथा दूसरे भाग में कंपनी के राजनीतिक कार्यों को रखा गया था। यानी कि पहले कंपनी व्यापारिक कार्य तथा राजनीतिक कार्य दोनों कर रही थी, लेकिन अब कंपनी को व्यापारिक कार्य तथा राजनीतिक कार्यों के रूप में अलग अलग पृथक निकाय बना दिया था। यानी कि कंपनी को इस एक्ट में कंपनी के व्यापारिक को दोस्तों वाणिज्यिक भी लिख सकते हैं। वाणिज्यिक कंपनी के व्यापारिक, वाणिज्यिक तथा राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया तथा राजनीतिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया। पहले दोनों कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर रही थी, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अब हम सबको जानकारी ये होनी चाहिए दोस्तों, व्यापारिक कार्यों की देखभाल कौन करेगी, व्यापारिक कार्यों को कौन देखेगा। तो व्यापारिक कार्यों की देखभाल के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल या निदेशक बोर्ड कंपनी के व्यापारिक कार्यों को पहले भी निदेशक मंडल ही देख रहा था, अब भी निदेशक मंडल ही देखेगा। यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। परिवर्तन आया कंपनी के राजनीतिक कार्यों में। कंपनी के राजनीतिक कार्य कौन से थे? तो कंपनी के राजनीतिक कार्यों के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि कंपनी के राजस्व संबंधित, इसके अलावा सैन्य संबंधित और नागरिक संबंधित। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की जिन क्षेत्रों पर शासन कर रही थी, जिन क्षेत्रों पर अधिकार था, उनके राजस्व, सैन्य तथा नागरिक जो कार्य थे वो कंपनी के राजनीतिक कार्यों में आते थे। इन कार्यों का नियंत्रण अब नियंत्रक बोर्ड को दे दिया गया। इन कार्यों का नियंत्रण दोस्तों किसको दे दिया गया? नियंत्रक बोर्ड को दे दिया गया। इन कार्यों का नियंत्रण बोर्ड को दे दिया गया। इन कार्यों के निर्वहन के लिए एक अलग निकाय का गठन किया गया। यानी कि कंपनी के राजनीतिक कार्यों के संचालन के लिए एक अलग बोर्ड का गठन किया गया, एक अलग निकाय का गठन किया गया, जिसका नाम था नियंत्रण बोर्ड, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब राजनीतिक कार्यों को देखेगा। यानी कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं
कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम कंपनी के शासन में द्वैध शासन की स्थापना की गई। कंपनी के शासन में किसकी स्थापना की गई? द्वैध शासन। यहाँ से अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों प्रश्न पूछे गए। ये प्रश्न ये आप जरूर ध्यान में रखना। (1784) के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन में सर्वप्रथम द्वैध शासन की स्थापना की गई। द्वैध शासन का मतलब है कि कंपनी के व्यापारिक कार्य निदेशक बोर्ड देखेगा और कंपनी के राजनीतिक कार्य नियंत्रण बोर्ड देखेगा। तो इस प्रकार से कंपनी के शासन के संबंध में द्वैध शासन की स्थापना अब हो चुकी थी। ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से भारत तथा राजस्थान सरकार की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। ये जानकारी आप अवश्य ही ध्यान में रखना। इसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट में और क्या प्रावधान किए गए? पिट्स इंडिया एक्ट में दोस्तों कंपनी के अधीन जो भी क्षेत्र थे, कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया। ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी जिन जिन क्षेत्रों पर शासन कर रही थी, उन क्षेत्रों को अब ईस्ट इंडिया कंपनी शासित क्षेत्र नहीं कहकर क्या कहा गया? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा गया। ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र उनको कहा गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में ये सारी जानकारियां महत्वपूर्ण है। द्वैध शासन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन और कंपनी के जो भी अधिकार क्षेत्र में जो भी क्षेत्र थे उनको अब क्या कहा गया दोस्तों? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ये जानकारी आप महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रख सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो आप। इसके बाद में हम एक और एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। अब दोस्तों एक और एक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1786 का अधिनियम, इसको साफ कर देते हैं, आ जाएगा यहाँ पर 1786 का अधिनियम। (1786) में लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये पद धारण करने से पहले 2 शर्तें रखी जाती है। क्या शर्तें रखी जाती है? वो 2 शर्तें रखी जाती है। यानी कि 1786 के अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा ये पद धारण करने से पहले 2 शर्तें रखी जाती है, 2 मांग रखी जाती है। पहली मांग ये थी दोस्तों कि इसने कहा था कि मैं विशेष परिस्थितियों में अपनी काउंसिल के निर्णयों के विरुद्ध जा सकता हूँ। पहली मांग ये थी इसकी कि विशेष परिस्थितियों में मैं अपनी काउंसिल, इसकी जो 4 सदस्यीय काउंसिल थी जिसकी चर्चा हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में की थी, उस एक्ट में हमने ये चर्चा की थी कि गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्यीय काउंसिल रहेगी। तो ये इसने कहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कि मैं विशेष परिस्थितियों में, विशेष स्थितियों में अपनी काउंसिल के निर्णयों के विरुद्ध जा सकता हूँ। ये इसकी पहली शर्त थी। दूसरी शर्त ये थी इसकी दोस्तों कि मुझे सेनापति या कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। मुझे सेनापति या फिर कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। सेनापति या कमांडर इन चीफ का पद भी मुझे दिया जाए। और पहली शर्त क्या थी? विशेष मामलों में, विशेष स्थितियों में
विशेष स्थितियों में काउंसिल के विरुद्ध जा सकता हूँ, काउंसिल के निर्णयों को मानने से मना कर सकता हूँ, काउंसिल के निर्णयों को मानने से मना कर सकता हूँ। तो ये पहली शर्त थी। इस प्रकार से 1786 का अधिनियम ये केवल एक सामान्य एक्ट था, यानी कि जो कमियां तो नहीं कह सकते, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस को जब बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तो उसने 2 शर्तें रखी, 2 शर्तों का जिक्र इसमें है और इसकी दोनों शर्तें मान ली गई थी। दोस्तों आज हमने 1784 के महत्वपूर्ण पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में चर्चा की है। ये इस एक्ट से राजस्थान तथा भारत सरकार की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये सारी जानकारियां आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आज की पर्टिकुलर क्लास आप सबको आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अन्य एक्ट को लेकर।